ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे। नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां पर और नया एएस शुरू कर रहे हैं बेटा। एएस 19 ऑन अकाउंटिंग। फिर से अकाउंटिंग सीखेंगे इसमें, अकाउंटिंग फॉर लीज। अकाउंटिंग फॉर लीज नाम ही बता रहा है मुझे अकाउंटिंग सीखनी है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर तक का क्वेश्चन लगभग तय है कि एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। न्यूमेरिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाला है, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लंबा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, थोड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। टर्मिनोलॉजी बहुत सारी नई आ जाएंगी, ठीक, लेकिन प्रयास करूंगा मैं कि धीरे धीरे आपके दिमाग में यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मर्ज हो जाए। ठीक, पहले एक चैप्टर हुआ करता था सीए इंटरमीडिएट में, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ठीक, वो जब चैप्टर हुआ करता था तो उस टाइम पर उसमें कुछ बातें यही वाली थी, लेकिन जब एएस 19 आ गया तो वो टॉपिक इररिलेवेंट हो गया। बोला अब आपको अकाउंटिंग वैसे ना करनी है, अब आपको अकाउंटिंग इस प्रकार से करनी है, तो चैप्टर वहां से हट गया और बदले में एएस 19 हमारे सिलेबस में है। फाइनल में हुआ करता था पहले ये, बाद में इंस्टीट्यूट ने सीए इंटरमीडिएट में भी इसको खिसका दिया। अब ठीक, तो फिलहाल मुझे अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने एग्जाम्स के लिए तैयार करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आपको मिलेगा। बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा, शुरू कर लें? चलो जी, तो हम रिकॉर्ड करना सीखने वाले हैं। अकाउंटिंग सीखेंगे बेटा। बेटा किस चीज की अकाउंटिंग सीखेंगे? अभी आप सिर्फ सुनिए थोड़ी देर आराम से, कोई खास मशक्कत करनी नहीं है इसमें फिलहाल आपको लिखने की या कुछ और टेक्निकल्स में जाने की। पहले मैं दिमाग में आपके ना एएस 19 पूरा उतार दूं है क्या, ठीक, फिर मैं टर्म्स में लेके जाऊंगा आपको, टेक्निकल वर्ड्स आपके सामने यूज करूंगा और तब अकाउंटिंग यानी कैलकुलेशन पार्ट सीखेंगे। ठीक, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है उस पैटर्न पर मैं नहीं चल सकता, नहीं समझ में आएगा। वो एएस तो बोलता है आओ पहले डेफिनेशन सीख लेते हैं सारी, फिर बताता हूं मैं अकाउंटिंग कैसे होगी, फिर बताता हूं आपको रिकॉर्डिंग कैसे होगी। वो सब नहीं करेंगे, आप सिंपल मेरे साथ साथ सीखिए जी। सबसे पहली बात, लीज का मतलब क्या होता है? हाँ जी, लीज वर्ड सुना है कि नहीं सुना कभी? क्या होता है लीज का मतलब? रेंट पर देना। ठीक है, जब मैं आपको अपनी किसी एसेट को यूज करने का अधिकार दे दूंगा, जब मैं अपनी किसी एसेट को यूज करने का आपको अधिकार दे दूंगा, तो देन दैट इज कॉल्ड अ लीज अग्रीमेंट। क्या हो गया वो? लीज एग्रीमेंट। द पर्सन हु गिव्स द राइट, मैंने राइट दिया, तो बेटा मैं कौन बन गया? मैं बन गया, बोलो बेटा क्या बन गया मैं? लैंडलॉर्ड कहा करते थे, आपको मैंने चीज किराए पर दी, बोलो बेटा रेंट एग्री। चला ऐसा समझते हैं, रेंट एग्रीमेंट समझ में आता है? मैंने आपको कहा सर, आपने कहा सर ये ना मुझे रूम किराए पर चाहिए होगा, शाम को मैं बैचेस पढ़ाना चाहता हूं अपने। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा बेटा एक काम करो, लिखा पढ़ी थोड़ी कर लेते हैं, ये रेंट रहेगा, इतने दिन के लिए आपके पास रहेगा, इतने घंटे रहेगा, जिम्मेदारी आपकी होगी, टूट फूट होनी नहीं चाहिए, कोई शरारत होनी नहीं चाहिए एंड सो ऑन। तो मुझे क्या कहेंगे? लैंडलॉर्ड। और आप कौन हो गए? बोलो बेटा टेनेंट। ठीक, ये तो हम आज तक पढ़ते आए रेंट एग्रीमेंट। लेकिन नाउ व्हाट इज लीज एग्रीमेंट? वही है सेम, जहां पर वन पार्टी एग्रीज द अदर पार्टी। ये इसने क्या दे दिया इसे बेटा? इसने दे दिया इसे राइट टू यूज द एसेट। इसने क्या किया बेटा? इसने दूसरी पार्टी को अपनी एसेट यूज करने का अधिकार दे दिया।
ठीक, ऑब्वियस सी बात है। बदले में क्या मिलेगा इसे? इन रिटर्न ऑफ, बेटा बदले में क्या मिलेगा? बदले में कुछ पेमेंट मांगेगा कि नहीं मांगेगा? ये बोल रहा है मैं आपको राइट दे रहा हूं अपनी एसेट को यूज करने का, बदले में मुझे कुछ पेमेंट चाहिए होगा। नाउ दिस अग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट बना है, नाउ दिस इज कॉल्ड द लीज एग्रीमेंट, वेयर बाय द पर्सन गिव्स हिज राइट इज कॉल्ड द, क्या कहेंगे आज के बाद इसे? लेसर। क्या कहेंगे इसे? लेसर। एंड द पर्सन टू हुम द राइट इज गिवन इज कॉल्ड द लेसी। जिसको मैंने राइट दिया उसे हम लेसी कह देंगे, जिसने राइट दिया वो लेसर, और जिसको राइट दिया गया वो लेसी। आज तक इसे अपनी देसी भाषा में हम लैंडलॉर्ड और टेनेंट बोला करते थे, और रेंट अग्रीमेंट आपस में बना लिया करते थे। अच्छा, फर्क क्या है रेंट अग्रीमेंट में और लीज में? रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो मैक्सिमम 11 महीने का हो सकता है। 11 महीने के बाद आपको इसे रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक। लेकिन लीज एग्रीमेंट जो होता है वो जनरली बड़ी एसेट्स के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है। आपने क्या किया, किसी का होटल ले लिया, किसी ने होटल बनाया हुआ था, बोला भाई मैं नहीं चला, आपने कहा एक काम करो मुझे किराए पर दे दो, आओ लिखा पढ़ी कर लेते हैं। वकील साहब ने कहा रेंट एग्रीमेंट बनाओगे तो 11 महीने का बनेगा। आपने कहा 11 महीने का? 11 महीने तो रेनोवेशन में लग जाएंगे, इसकी ठीक ठाक कराने में, मरम्मत करने में, एडवर्टीजमेंट करने में, धंधा तो उसके बाद बनेगा मेरा। भाई 11 महीने नहीं, एक काम करो कम से कम 10 साल के लिए चाहिए मुझे। तो वकील साहब ने क्या कहा, फिर तो आपको लीज अग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। बेटा क्लियर हो रही है बात? बोलो बेटा। वाइडर सेंस में बात कर रहे हैं, पूरा रेस्टोरेंट ले लिया, होटल ले लिया किराए पर मैंने, या टोल रोड ले ली मैंने, जगह ले ली मैंने, ठीक। तो ये बड़ी जब समय की इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसी रेंट एग्रीमेंट को हम लीज एग्रीमेंट कर देंगे, कह देंगे द पर्सन हु गिव्स द राइट इज कॉल्ड द लेसर एंड द पर्सन टू हुम द राइट इज गिवन इज कॉल्ड द लेसी। बेटा क्लियर है बात? तो बोलो बेटा। अब बात करें अकाउंटिंग की, तो मुझे तो समझ में आ नहीं रहा एएस बनाया ही क्यों है ये। देखना जरा, अगर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बताना लेसर क्या अकाउंटिंग करेगा। इसने लेट्स से एक एसेट दे दी 5 साल के लिए, रेंट तय हुआ था 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तय हुआ कि 5 साल तक ये मुझे देगा, ठीक। तो जरा बताना कोई दिक्कत है क्या एंट्री करने में? लेसर बताओ, लेसर क्या एंट्री करेगा अपनी किताबों में? बोलो बेटा क्या एंट्री करेगा? अरे बताओ ना भाई, ईयर 1 के एंड पर क्या एंट्री होगी? बेटा कुछ तो बोलो। इसके लिए इनकम है या खर्चा है? चलो ऐसे बताओ। इनकम है, तो ईयर 1 के एंड पर क्या एंट्री होगी? मैं कह रहा हूं लेसी से लेने हैं मुझे 10 लाख रुपए। किस बात के लेने हैं? जल्दी बोलो बेटा। टू लीज रेंटल्स। क्या ये वर्ड समझ में आ रहा है? ऑल्दो इसकी प्रिसाइसली बात बाद में करेंगे, लेकिन हिंदी समझे समझ में आती है। लीज जो रेंट पर दी थी उसका रेंट आया है, लीज रेंटल्स 10 लाख रुपए। अच्छा अगली एंट्री क्या करेगा ये? ट्रांसफर टू पीएनएल। अरे बोलो भाई क्या एंट्री होगी ट्रांसफर की? लीज रेंटल्स टू पीएनएल 10 लाख रुपए, लीज रेंटल्स टू पीएनएल 10 लाख रुपए, यही तो 2 एंट्री करेगा ये अगला। अच्छा ये लेसी क्या एंट्री करेगा अपने यहां? अब मत निराश करना मुझे, अब तो बता दो इसके लिए खर्चा है। एंट्री बताओ फटाफट से। हाँ जी, लीज रेंटल्स या लीज पेमेंट भी कह लूं, एक ही बात है। बोलो बेटा, लीज के लिए इसने पेमेंट किया है, तो ये क्या बोल रहा है इसे? लीज पेमेंट्स। चलो वैसे आप कुछ भी लिख लो फिलहाल, तो मैं क्योंकि टर्म्स में जा नहीं रहा, मुझे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। लीज पेमेंट डेबिट कितना बेटा? 10 लाख टू लेसर, बिल्कुल ठीक, शाबाश।
और अगली एंट्री क्या होगी? अरे बोलो भाई, क्या एंट्री होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लीज पेमेंट्स 10 लाख रुपए। हाँ, अगर पेमेंट कर दिया है तो लेसर टू बैंक कर देंगे, और यहां पर पेमेंट मिल गया है तो बैंक टू लेसी भी एक एंट्री हो जाएगी। खत्म बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है तो यहीं पर। एएस का नाम क्या है? नाम बताओ, नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर लीज। लो, ये रहा लीज, ये रही इसकी अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ लेसी। खत्म हो गया, खत्म हो गया एएस। एएस खत्म हो गया। अकाउंटिंग फॉर लीज सीखना था आपको, सिखा दिया मैंने। लीज की अकाउंटिंग, क्या इसमें रॉकेट साइंस है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। अगर अब एक दूसरा पहलू समझिए आप, हुआ क्या, ये एक एस्पेक्ट है एएस का, ये भी एक एस्पेक्ट है जिसमें मैं एएस में सिर्फ 10 मिनट लगाऊंगा अंत में जाकर, 10 नहीं 15 मिनट लगेंगे अंत में जाकर। लेकिन अब एक प्रॉब्लम सुनिए जिसके वजह से एएस का जन्म हुआ, एएस क्यों बनाया गया। सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं आपसे, सुनना जरा एक बार। आपने कहा सर मुझे ना एक एसेट मशीन चाहिए लीज पर, ठीक है जी, मशीन चाहिए लीज पर। मैंने कहा ठीक है, बताओ कैसी कौन सी मशीन है, छाट लो। नहीं सर इनमें से नहीं, मेरी जरा अलग रिक्वायरमेंट है, अलग रिक्वायरमेंट है, कृपया करके वो मशीन मेरे लिए आप बनवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने बेटा मशीन बनवा दी, और मैंने कहा ये मशीन चलेगी 5 साल। मैंने कहा मशीन मैं आपको बना दूंगा, किराए पर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 5 साल चलने वाली है। आप मुझसे कह रहे हो कि 3 साल के लिए किराए पर दे दो, तो 2 साल जो बच गए उनका मैं क्या करूंगा? क्योंकि ये मशीन किसी और के इस्तेमाल में तो आएगी नहीं, किसी और के काम की है ही नहीं, मैंने बनाई ही आपके लिए है, स्पेशली डिजाइन्ड फॉर यू। मैंने कहा मिलेगी तो 5 साल के लिए मिलेगी, किराए पर, किराए पर 5 साल के लिए मिलेगी। मैंने कहा ठीक है चलो सर बनाओ मशीन। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी बताई मैंने आपको? हाँ जी, अरे बोलो भाई, रादर इकोनॉमिक लाइफ कितनी बताई? 5 साल, ठीक, यानी 5 साल तक ये इकोनॉमिक लाइफ है, 5 साल तक ये पैसा प्रोड्यूस करके देगी मुझे, ठीक। और आपने कितने साल के लिए मांगी थी? 3 साल, यानी यूजफुल लाइफ क्या थी आपके लिए? 3 साल। मैंने कहा नहीं, 5 साल के लिए मिलेगी। मैंने कहा आपको 5 साल के लिए दे दी एग्रीमेंट पर, और 5 साल तक आपने उसे यूज करने के लिए लीज रेंटल्स मुझे देने शुरू कर दिए। अब थोड़ी अजीब बात नहीं लग रही आपको? थोड़ी अजीब बात नहीं लग रही आपको? अजीब क्या है? अजीब ये है इसमें कि ये एसेट आज बनी और खत्म, बनी भी आपके लिए और खत्म भी इसे आप ही करोगे, पूरा आप ही यूज करने वाले हो, पूरी मशीन को आप ही तो यूज करने वाले हो। तो ऐसे में क्या ये किराए पर कहना ठीक होगा कि मैंने मशीन किराए पर दी आपको? बोलो बेटा, किराए पर कहना ठीक होगा कि नहीं होगा? और सुनो कुछ और, भूल जाओ, भूल जाओ, किसी और तरीके से समझते हैं, अभी वो बात नहीं आ रही। आप ऐसा समझो, आप मेरे पास आए, सर मशीन चाहिए मुझे। मैंने कहा ठीक है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खरीदनी है आपको मशीन, ठीक, आपको परचेज करनी थी, आपने परचेज कर ली मुझसे मशीन
10 लाख की, ये समझ में आएगा एग्जाम्पल आपको। 10 लाख की मशीन परचेज कर ली, मैंने कहा भाई पैसे, सर दे दूंगा पैसे, आज तो है नहीं पैसे, एक काम करो सर 4 साल में 2.5 लाख करके 3-3 लाख करके दे दूंगा। हैं, समझ नहीं आई बात। ये तो मैंने आपसे क्या मांग लिया, चलो पैसे आज नहीं है तो एक काम करना, एक काम करिएगा 3-3 लाख करके 4 बार में पे कर दीजिएगा। कुछ पूछना है आपको? सर ये 2 लाख फालतू किस बात के मांग रहे हो? पूछो मुझसे किस बात के मांग रहा हूं, जवाब पता है आपको? बताओ बेटा किस बात के? इंटरेस्ट के। ऑब्वियस सी बात है भाई, आज एसेट दे रहा हूं मैं आपको, अगर आज के आज डाउन पेमेंट करते, कैश पेमेंट करते तो 10 लाख की थी, अब आप किश्तों में पेमेंट दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 10 लाख पर ब्याज जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? पहले इस पर ब्याज जुड़ेगा, फिर कुछ पे कर दिया, बचे हुए पे ब्याज जुड़ेगा, कुल मिलाकर आपको 12 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियरली 2 लाख के क्या है? इंटरेस्ट। या फाइनेंस चार्ज बोल दूं चलेगा क्या? अरे बोलो, फाइनेंस चार्ज बोल दूं? आपके लिए फाइनेंस चार्ज और मेरे लिए क्या? फाइनेंस इनकम। बोलो भाई, इंटरेस्ट का नाम चेंज कर रहा हूं बस। आप इंटरेस्ट पेड बोल रहे थे, मैं इंटरेस्ट रिसीव बोल रहा था, लेसर मैं बोलूंगा मेरी फाइनेंस इनकम है, आपके फाइनेंस चार्ज हैं। थोड़े वर्ड बीच में ला रहा हूं, सेटल होते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है बेटा बात ये? बोलो बेटा। अब सुनो प्रॉब्लम क्या आई। आपने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दी, ये डिफॉल्ट कर दिया आपने। अला मैं ना दे रहा 3 लाख और पैसे ना है मेरे पास। मैंने कहा दे दो भाई। बोला नहीं है पैसे ना, कह तो दिया नहीं है पैसे। अरे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा एसेट पैसे नहीं दोगे ना तो वापस मशीन उठा के ले जाऊंगा। बोला हाथ लगा के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ, केस कर दूंगा आपके ऊपर चोरी का। क्या आपने चोरी की है मेरे यहां? मेरे पास ओनरशिप आपके पास है इसकी? हाँ बोलो। मैं आपकी मशीन को हाथ नहीं लगा सकता, तो बताओ मैं रिकवरी कैसे करूं फिर आपके अगेंस्ट? जाकर केस करूंगा, रिकवरी एंड प्रोसीडिंग्स एक्ट में जाकर केस करूंगा। आपके पे केस चलेगा, जज साहब बताएंगे, केस फाइनल होगा, तब पैसा मिल जाएगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा और शायद पेनल्टी भी मिल जाए। लेकिन पता है आपको हिंदुस्तान में कितने केस कैसे चलते हैं और कितने साल लग जाते हैं? बोलो बेटा। अरे ये तो लफड़े वाले काम है भाई। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ना दूंगा आपको। भैया नकद दो, नकद दो तभी मिलेगा। ये मुझे समझ नहीं आ रहा सिस्टम, बड़ा पुराना खराब एक्सपीरियंस है मेरा। 1-2 किश्तें लोग देते हैं, उसके बाद किश्त देते ही नहीं। कौन चक्कर काटेगा उनके? घर जाओ तो बदमाशी और दिखाते हैं कि मार देंगे, पीट देंगे, काट देंगे, केस कर देंगे कि तुमने एक चोरी की हमारे यहाँ, तुमने हमारे यहाँ आकर जो है बदतमीजी की और प्रॉब्लम हो जाएगी, हम ना देंगे। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम आ गई। जैसे ही मैंने कहा कि मैं ये ना दूंगा आपको, ये मैं ना दूंगा आपको इंस्टॉलमेंट पर, सिर्फ कैश पर मिलेगी, तो बेटा सेल सब्सटेंशियली डाउन हो जाएगी। कुछ एसेट तो होती ही ऐसी हैं जो बिकती ही इंस्टॉलमेंट पर हैं, डाउन पेमेंट हो ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रक होते हैं, ई रिक्शा होती हैं, ये जो लोग खरीदते हैं वो कैटेगरी कैन नॉट पे इन कैश, वो सारे बिकते ही इंस्टॉलमेंट पर हैं कि भाई कमाते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे, या लोन करवा दो, इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे। बेटा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मैं ट्रक बेच रहा हूं 10 लाख का, तो ये हो क्या रहा था? मैंने कहा था 3-3 लाख की किश्त दे देना, ट्रक वाले ने 2 किश्त दी, तीसरी दी नहीं। अब जब मैं ट्रक उठाने पहुंच गया तो भाई साहब बस क्या ही बताऊं, बोला चले जाओ ट्रक चढ़ा दूंगा तुम्हारे ऊपर ही वरना। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? केस और करने की बात कर रहा है, धमकी और दे रहा है। पैसे की रिकवरी इज वेरी मच डाउटफुल नाउ। मैंने क्या तय किया? ठीक है भाई मैं दूंगा ही नहीं आज से। अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए मैंने कहा मैं नकद में ही दूंगा। बैठा रहा गल्ला खोलकर, दुकान खोलकर, कोई आया ही नहीं खरीदने। जो आया मैंने कहा ट्रक चाहिए? हाँ चाहिए, 10 लाख नकद मिलेगा। अरे 10 लाख रुपए नकद रखे हैं, 10 लाख नकद होते तो ट्रक ही चलाता मैं। बेटा क्लियर हो रही है बात, क्या नहीं हो रही है? बोलो फटाफट से। तो फंस गए, क्या करें अब? मैंने कहा सीए साहब बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको एएस के रूट तक ले जा रहा हूं, अब समझ लो उसको। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी बता रहा हूं या आपको एग्जांपल जो बता रहा हूं। मैंने सीए साहब से कहा, मैंने कहा सीए साहब बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उधार दो तो बाद में किश्तें आती नहीं है,
नकद बोलूं तो माल नहीं बिक रहा। सीए साहब ने कहा एक काम करो, एक काम करो। देखना सीए साहब कितने होशियारी से आपको सजेस्ट कर रहे हैं। बोले ट्रक कितने का है? मैंने कहा जी ट्रक तो है 10 लाख का। अच्छा इसकी लाइफ क्या है? इसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ का मतलब क्या होता है? जितने साल तक चलेगी वो एसेट, ठीक। और यूजफुल लाइफ क्या होता है? जितने साल तक आपको यूज करने के लिए दे रहा हूं। बेटा समझ में आ रही है बात? इस एएस में आई है नई बातें ये। आज तक तो हम लाइफ एक ही बात थी, कुछ ही कह लो, इकोनॉमिक, यूजफुल, कुछ भी बोल देता था मैं। कोई चैप्टर डेप्रीसिएशन में एएस 10 में कुछ भी बोल देता था। अब मैं कुछ वर्ड में हेरा फेरी कर रहा हूं। इकोनॉमिक लाइफ, जितने साल तक इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी, ये पैसा प्रोड्यूस करेगी। यूजफुल लाइफ, जितने साल के लिए आपको यूज करने के लिए दे रहा हूं मैं। खैर, तो सीए साहब ने पूछा मुझसे, सर ये बताओ 10 लाख की एसेट ट्रक है, ये कितने साल चलेगा? मैंने कहा जी 5 साल इसकी लाइफ है, रादर 4 साल इसकी लाइफ है। तो सीए साहब ने कहा एक काम करो, आप ना इसे बेचने के बजाय, किश्तों पे देने के बजाय, आप इसे रेंट पर दे दो, 3 लाख पर एनम के रेंट पर, और 4 साल के लिए दे दो। बेचो मत, बेचो मत। आप इसे कागजों में दिखाओ कि मैंने किराए पर दिया है। मैंने ट्रक वाले को क्या बोला इस बार? भाई साहब ट्रक ले जाओ, 4 साल लाइफ है, 4 साल का ही रेंट एग्रीमेंट होगा, ठीक, और हर साल का किराया रहेगा 3 लाख रुपए। मैंने कहा सीए साहब इससे क्या होगा? इससे क्या सॉल्व हो गया? इससे क्या सॉल्व हो गया? बोला हो गया सॉल्व। सुनो, अब उसे आपने ट्रक किराए पर दिया है, ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास ही है। और आप कौन हो? बस अब किराएदार। 1 साल ट्रक किराए पर यूज करो, 3 लाख दो, फिर यूज करो, किराया दो। और जिस बार नहीं दोगे किराया, बोलो बेटा अब यहां पर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो ट्रक वापस छीन लूंगा। अब मुझे कोई ना रोक पाएगा, मेरा ही तो ट्रक है, मैं ही तो मालिक हूं। उल्टा रोकोगे तो आपके ऊपर केस कर दूंगा कि आपने चोरी किया है, कागज मेरे पास है, मेरे नाम में है। बोलो बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये सीए साहब तो महान निकले बेटा, सारी की सारी समस्याओं का निदान हो गया, खत्म हो गई बात मेरी। बोलो बेटा, मैंने यही चेप दिया ट्रक वाले को कि भाई ठीक है, किश्तों पे तो ना दूंगा, कैश आप दे नहीं सकते, काम को 3-3 लाख रुपए का आप मुझे रेंट दे देना 4 साल तक, 4 साल तक, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात हो, कहेगा जी 4 साल बाद जो है अगर मैं खरीदता आपसे तो देखो ट्रक मेरा हो जाता 4 साल बाद, कबाड़ में तो बिकता ना मेरे। बोलो बेटा, ठीक, और आपका है तो आप उठा के ले जाओगे। मैंने कहा वो सब देख लेंगे, वो सब देख लेंगे। यानी कि फिलहाल स्क्रैप वैल्यू 0 है, चलो फिलहाल स्क्रैप वैल्यू 0 है। तो एक बात बताओ, ये ट्रांजैक्शन मैंने मोल्ड कर दी पूरी कि नहीं करी? जो ट्रांजैक्शन इनिशियली कौन सी थी? सेल परचेज की थी, हाँ बोलो, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? रेंट में कन्वर्ट कर दिया। उद्देश्य समझ में आता है कि नहीं आता है? क्यों किया? क्लियर है बात? अब मेरा सेफ गार्ड ज्यादा हो गया, सेफ गार्ड ज्यादा हो गया, ठीक। तो अब ये बताओ इसकी लीगल फॉर्म क्या है? आज लीगल फॉर्म क्या है? क्या ये सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है या किराए की ट्रांजैक्शन है? हां, ये रेंट की ट्रांजैक्शन है। बोलो बेटा, कागज कहां आपके नाम में किए मैंने? कागज तो मेरे नाम में है। बोलो बेटा, ये रेंट की ट्रांजैक्शन है। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है? रियलिटी में तो आप ही मालिक बन रहे हो। जितनी इकोनॉमिक लाइफ है वो सारी आप ही यूज करोगे। 4 साल बाद कबाड़ भी आपके पास रह जाएगा। बेटा क्लियर हो रही है बात? तो अल्टीमेटली दिख रहा है आपको, ट्रक दे तो मैंने आपको ही दिया, आप ही मालिक हो, संभालो इसे।
किराया, बस मैं रेंट नहीं मांग रहा, क्या मांग रहा हूं इस बार आपसे, सॉरी मैं इंस्टॉलमेंट नहीं मांग रहा, क्या मांग रहा हूं इस बार आपसे, रेंट मांग रहा हूं। बोलो बेटा, वो लीगल के वजह से मांगा मैंने आपसे, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी तो खरीद बेच हो गई। हां बोलो, रियलिटी तो खरीद बेच हो गई, कागजों में जरूर मैंने आपको किराए पर दिया है, क्लियर है बात। लेकिन AS1 क्या कहता है, AS1 कहता है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या मतलब है इसका, सब्सटेंस क्या होता है, जी जी बेटा, तो ये AS1 क्या कहता है, AS1 कहता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस, फॉर्म का मतलब क्या है बेटा, यहां पर फॉर्म का मतलब है लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म, और सब्सटेंस का मतलब क्या है, रियलिटी, रियलिटी, यानी रियलिटी को आप प्रिविलेज देंगे ओवर द लीगल फॉर्म। आप जब अकाउंटिंग करो ना तो ये मत कहना कि जी लीगल फॉर्म तो ये है इसकी, आप मुझसे रिकॉर्ड क्यों करवा रहे हो, लीगल फॉर्म नहीं देखनी, लीगल फॉर्म के ऊपर जो रियलिटी है आपको वो कंसिडर करनी है। तो रियलिटी क्या है इसमें, रियलिटी खरीद बेच की है, हाँ बोलो, बोलो बेटा, रियलिटी खरीद बेच की है कि नहीं है, और रियलिटी खरीद बेच की है तो इसकी एंट्रियां, ये क्या हो गया, एंट्रियां इसकी ऐसे ना होंगी। ये एंट्री कब होती, अगर रेंट एग्रीमेंट होता, अगर रेंट की ट्रांजैक्शन होती। ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बोलो, ये है तो रेंट की ट्रांजैक्शन लीगली, लेकिन रियलिटी में क्या है, ये सेल परचेज। बोलो बेटा, तो AS1 क्या कहता है, सब्सटेंस शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द फॉर्म, ओवर द फॉर्म, फॉर्म मतलब लीगल फॉर्म। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है, बोलो बेटा, ठीक। तो रियलिटी क्या थी, रियलिटी तो ये थी कि सेल परचेज था, और लीगैलिटी क्या कह रही है, रेंट एग्रीमेंट था। बेटा बोलो बेटा, ठीक है, ठीक। तो इसको क्या करना चाहिए मेरे को, अब मेरे को रिकॉर्ड करना चाहिए इसे रेंट एग्रीमेंट मानते हुए या सेल परचेज मानते हुए, इसको हम सेल परचेज मानते हुए रिकॉर्ड करेंगे। बेटा क्लियर हो रही है बात, बोलो बेटा। और सुनो, बस आ गई, बेसिक तो मैं ले आया आपको यहां तक, ठीक। यही समझने में बहुत टाइम लग जाता है, वरना है क्या हो क्या रहा है, कर क्यों रहे हैं ऐसा। अब सुनिए एक बात, अब आपको सेल परचेज की एंट्रियां करनी तो आती ही हैं, कौन सी आफत है उसमें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक। नाउ यानी दो तरीके की लीज हो गई, दो प्रकार की लीज हो गई। अब कौन कौन सी हुई, एक जहां पर लीगल फॉर्म भी रेंट है और रियलिटी भी रेंट है। बोलो बेटा, बेटा बोलो ना, जहां पर क्या हो रहा है, लीगल फॉर्म भी, रेंट एग्रीमेंट बनाया मैंने और दिख रहा है मुझे रेंट ही है भाई, एसेट 10 साल चलेगी, 2 साल आप यूज कर लो, वापस आ जाएगी मेरे पास, फिर मैं किसी और को दे दूंगा। तो क्या है, रेंट एग्रीमेंट ही तो है, लेकिन 10 साल चलेगी एसेट और 10 के 10 साल आपके पास रहेगी। अब क्या है, ये सेल परचेज है भाई, या एसेट बना रहा हूं मैं और सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं और सिर्फ आप ही यूज करोगे पूरे साल, पूरी लाइफ, इसे किराए पर दे दूंगा आपको। क्या है ये, ऐसे पांच ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हम कवर करेंगे, जो आपको संकेत देंगे कि भाई ये है जरूर रेंट एग्रीमेंट, लेकिन रियलिटी में कुछ और चल रहा है बिहाइंड द कर्टेन्स। बेटा क्लियर है बात। तो इस प्रकार की लीज को कहिएगा ऑपरेटिंग लीज। क्या कहेंगे बेटा इसे, ऑपरेटिंग लीज। और ये कौन सी है बेटा, इसे कहेंगे फाइनेंस लीज।
फाइनेंस लीज। भाई एक्चुअली में मैंने किराए पर दिया ही नहीं आपको, कागज जरूर बोल रहे हैं, लीगल फॉर्म जरूर बोल रही है कि किराए पर दिया है, रियलिटी में तो बेच डाला मैंने आपको। ठीक, तो जब एंट्री करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, तो AS1 कहता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द फॉर्म, रियलिटी शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द लीगल फॉर्म। क्या ये पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा। तो उसको क्या मानते हुए रिकॉर्ड करेंगे अब? सेल परचेज। बोलो बेटा, अब ध्यान से सुनो, यही है 80% AS, यही है मेरा। ये ऑपरेटिंग लीज तो 20% ही AS है। क्वेश्चन आएगा तो 80% फाइनेंस लीज से आएगा। इसमें क्या सिखाऊं बताओ मैं आपको? कुछ है सिखाने को उसमें? एक एंट्री तो है लीज एग्रीमेंट, लीज रेंट, वो दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक, आप पे कर रहे हो, मैं रिसीव कर रहा हूं, 2-3 एंट्रियां हो जाएंगी, बात खत्म। अच्छा, इसकी बात है ना, वैसे ही पूछ रहा हूं, डेप्रीसिएशन कौन लगाएगा? लेसर या लेसी? का गजब बात है, इतना सोचना पड़ रहा है इसमें भी भाई। मैंने आपको अपनी एसेट किराए पर दी, कार मैंने किराए पर दे दी आपको कि चला लो, सुबह शाम तक नैनीताल होकर आ जाओ 2 दिन के लिए। डेप्रीसिएशन कौन लगाएगा? मैं ही तो लगाऊंगा भाई, ओनर लगाएगा, लेसर लगाएगा। बोलो बेटा। वैसे ही जनरली बात कर ली मैंने, अगर डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी तो यही तो होगी डेप्रीसिएशन। बोलो बेटा, ये थोड़ा ना करेगा डेप्रीसिएशन की एंट्री। 2 दिन नैनीताल घूम आए गाड़ी में, आपकी गाड़ी का किराया दे देगा, काम खत्म, आप जानो बाकी तो। बेटा क्लियर है बात? चलो, वैसे ही बता दिया तो मैंने। और सुनिए यहां पर, अब यहां पर क्या हुआ, आप चिल्लाते रहो किराए पर दिया, किराए पर दिया, किराए पर दिया, 3 लाख रुपए किराया आएगा। AS को बेवकूफ मत बनाओ, AS करा बेवकूफ मत बनाओ मुझे, कोई रेंट वेंट नहीं है ये सेल परचेज है, और सेल परचेज मानते हुए ही हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। बेटा क्लियर हो रही है बात? तो आओ जरा सेल परचेज की एंट्री कराओ। ये चैप्टर हायर परचेज होता था पहले, जो अब पढ़ा रहा हूं मैं आपको। सुनना ध्यान से जरा, ओवरव्यू दे रहा हूं सिर्फ अभी, बहुत कुछ टेक्निकल्स हैं इसमें, सिंपल इन्हीं लैंग्वेज से समझो अभी आप। अब आप मेरी थोड़ी मदद करो कि आपके हिसाब से क्या एंट्री, कुछ मैं मदद करूंगा, कुछ आप बताना। लेसर क्या एंट्री करेगा और लेसी क्या एंट्री करेगा इन केस ऑफ अ फाइनेंस लीज? जी बताओ बेटा, लेसर क्या एंट्री करेगा? लेसर जिसने किराए पर दी, जिसने बेच दी। चलो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं पहले। आप लेसी हो, आप एसेट लेकर गए मेरे से, क्या एंट्री करोगे घर जाकर? बोलो बेटा, क्या एंट्री करोगे? किराए पर लाए हो, खरीद कर लाए हो? अरे बोलो, आप बोलो ना, किराए पर लाए हो, लेकिन AS ने मना कर दिया, धोखा मत दो हमें, आप खरीद कर लाए हो। तो एंट्री भी किससे करना? रियलिटी से करना, खरीदने की करना। खरीदने की एंट्री बताओ। वो एसेट होएगी, परचेज स्टॉक थोड़ा ना आपके लिए। एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर। हाँ बोलो फटाफट से बेटा, हाँ बोलो। यही तो एंट्री करोगे आप। एसेट खरीद लाए आप मेरे से, तो आपने एंट्री की अपने यहाँ जाकर, एसेट अकाउंट डेबिट टू सर को इतने पैसे देने हैं। अच्छा कितने पैसे देने हैं, अमाउंट बताना। ये डिस्कशन का मुद्दा है वैसे बहुत बड़ा, अभी इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक, इसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन आप बताइए आपकी समझ में फिलहाल कितना रिकॉर्ड होगा इन सरल टर्म्स को देखकर? 10 लाख होगा या 12 लाख होगा या 3 लाख होगा या कुछ और होगा? एसेट आप खरीद कर लेकर गए हो मेरे से, आपने एंट्री की एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर, कितने से एंट्री करोगे? 10 लाख से करोगे भाई। बोलो बेटा कि सर हम एसेट लाए 10 लाख की खरीद कर। एसेट 10 लाख की थी ना, अगर आप पेमेंट कर देते तो एसेट टू बैंक आ जाता 10 लाख, लेकिन आपने पेमेंट ना किया तो आप कह रहे हो लेसर का पेमेंट करना है हमें। ठीक है, अब ईयर एंड पर क्या होगा? पहली किश्त का टाइम आ गया। हाँ बोलो, हाँ बोलो, आओ किश्त ड्यू करें। कितने की है पहली किश्त? जल्दी बोलते जाओ भाई। 3 लाख। क्या ये पूरे 3 लाख इस 10 लाख को कम करेंगे क्या?
दोबारा सुनो, क्वेश्चन कन्वर्ट कर रहा हूं फिर से मैं। अब ये 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, 3 लाख की किस्त दी है, तो इस 3 लाख से पूरा 10 लाख का लोन कम हो जाएगा क्या? इसमें कुछ तो इंटरेस्ट एलिमेंट होगा, हाँ बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो एंट्री क्या होगी? पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। इंटरेस्ट को क्या नाम दिया था मैंने, भूल गया मैं, फाइनेंस चार्जेस बोल दूं? बोलो बेटा, मेरे लिए फाइनेंस इनकम आएगी बाद में, आपके लिए क्या है? लो जी चलो, तो ईयर एंड, ईयर 1 के एंड पर क्या होगा? फाइनेंस चार्जेस डेबिट टू लेसर। अब सर इसमें इंटरेस्ट कितना है? मान लेते हैं फिलहाल आप मुझसे बहस मत करना, मैं बता रहा हूं आपको। इसमें इंटरेस्ट तो 2 लाख का था, सॉरी 1 लाख का था, और बाकी 2 लाख का क्या था? एसेट के लिए पेमेंट, यानी प्रिंसिपल के लिए पेमेंट। बेटा बोलो ठीक है? 1 लाख, बेटा ठीक है, हाँ बोलते जाओ। अब अगली एंट्री क्या होगी? पेमेंट करवा दूं, लेसर डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट करवा दिया मैंने? बताओ लोन कितने का रह गया? ये एक्चुअली हायर परचेज में बहुत डिटेल में करते थे हम, थोड़ा सा आपको फाइटिंग करनी पड़ेगी, इसमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वरना हायर परचेज में यही सब सीखते थे हम बहुत डिटेल में, जो मैं ऊपर से बता रहा हूं फिलहाल आपको। बताओ जी मुझे, 8 लाख का लोन रह गया? बोलो बेटा भाई, 3 लाख की किस्त दी, 1 लाख का ब्याज दिया था उसमें 1 साल का, शायद 10 लाख पर 10%, 1 लाख रहा होगा। बोलो बेटा, 2 लाख की आपने प्रिंसिपल का पेमेंट कर दिया, एसेट का पेमेंट कर दिया, यही सब होगा कि नहीं होगा? बेटा क्लियर है? और बताओ कोई एंट्री और करनी हो ईयर 1 के एंड पर? फाइनेंस चार्ज ट्रांसफर करा दूं पीएनएल में, खर्चा है मेरा? अरे बोलो, अच्छा ठीक है जी, ये भी कर दिया मैंने। कुछ और करना चाहोगे? हाँ, डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा? डेप्रिसिएशन बार लेसी या लेसर? लेसर लगाएगा भाई, लेसी लगाएगा भाई। इसकी किताबों में एसेट आ चुकी है, खरीद बेच है। वो कागज जो है ना, लीज एग्रीमेंट वाला, रेंट एग्रीमेंट, उसे बंद करके जेब में रख दो, उसका कोई मायने नहीं है। रियलिटी इज सेल परचेज हुई है, वही मानते हुए रिकॉर्ड करो। तो डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा? लेसी लगाएगा। बड़ी अजीब सी बात है, किराएदार एसेट के ऊपर डेप लगा रहा है, गजब। मैंने कहा किराया है ही कहां, ये कागजों में ही तो किराया है। रियलिटी तो ये बोल रही है, जो आत्मा है ट्रांजैक्शन की, वो तो चीख चीख कर बोल रही है किराया वराया कुछ नहीं है, ये खरीद बेच हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बेटा, जरा मदद करना लेसर की। लेसर क्या एंट्री करेगा? जल्दी बोलते जाओ। हम लेसी टू एसेट या टू सेल भी हो सकता है। जरा हिंदी करना, क्यों सेल हो सकता है? मतलब हो सकता है मेरा काम ही मशीन बेचने का था, या कोई एसेट ही बेची है, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस। कितने से आएगा फिर से? फिलहाल तो 10 लाख ही लग रहा है मुझे, फिलहाल लग रहा है। ठीक है, ये आपकी अभी तक समझ के हिसाब से 10 लाख ही आएगा। AS 19 कुछ और बोल रहा है, वो अलग बात है। अब बताओ जरा और आगे, अगली एंट्री क्या करेंगे? ईयर 1 के एंड पर कराओ मदद भाई। अब तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री करा दो। लेसी से मांगूंगा क्या मैं? 1 लाख रुपए क्या चार्ज? नलायक, फाइनेंस इनकम आएगी 1 लाख की। फिर क्या किया बेटा? पेमेंट मिल गया बैंक टू लेसी 1 लाख रुपए, हाँ बोलो। और ये लेसी क्या करेगा? सॉरी 3 लाख। और इसके बाद क्या होगा बेटा? ट्रांसफर टू पीएनएल हो जाएगा, फाइनेंस इनकम ट्रांसफर टू पीएनएल 1 लाख। बेटा क्लियर है बात? और फिर बाद में डेप लग जाएगा। भाई मैं मालिक तो मैं ही हूं ना, तो डेप लग जाएगा। किराए पर तो दिया है मैंने, अरे एक ही जना डेप तो लगाएगा। नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ये बताओ। मैंने पूरा एएस बता दिया आपको, जो एएस की आत्मा थी, सोल थी, वो मैंने आपको टच करा दी क्या है इस एएस में। ठीक,
सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसी के वजह से AS19 बना। चीखते रहो, चिल्लाते रहो, रेंट एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है, ऐसे कैसे मान लिया हम रेंट एग्रीमेंट है? एसेट बनी आपके लिए, पूरे टाइम आप यूज करोगे। क्लियर है बात? तो क्या रेंट एग्रीमेंट कैसे हो सकता है भाई? ये तो आपने खरीद बेच की है, किसी और लीगल कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए आपने इसे रेंट एग्रीमेंट दिखा दिया, हम ना मानेंगे। और वो क्या दिक्कत थी जिसके वजह से आपने इसे रेंट एग्रीमेंट दिखाया? मैंने एक आइडिया दे दिया उसका, बोलो बेटा। एक रीजन था वो, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि भाई बाद में अगर देता ऐसे इंस्टॉलमेंट पर ना तो बड़ी प्रॉब्लम आती पैसे रिकवर करने में। ठीक, तो मैंने इसे दे दिया, नाम था इसका हायर परचेज ट्रांजैक्शन। हिंदी करो जो इसकी धीरे करके, हायर कम परचेज ट्रांजैक्शन। हायर मतलब किराया, परचेज मतलब खरीदना, ट्रांजैक्शन। समझ में आई बात कि नहीं आई? दिख रही है किराए पर है लेकिन खरीद बेच हुई है। अगर ऐसी ट्रांजैक्शन है तो उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ये चैप्टर होता था, लेकिन जब AS19 आ गया तो बोला नहीं, HP ये जो चैप्टर है खत्म हो गया, बेकार। अब आपको जो काम करना है वो AS19 के मुताबिक करना है। वो रेगुलेटेड नहीं था, ये रेगुलेटेड है। तो अब HP चैप्टर हटा दिया उन्होंने। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एक चैप्टर होता था, वो हट गया और उसकी जगह अब AS19 इंस्टीट्यूट कह रहा है आप ये पढ़ो रेगुलेशन के हिसाब से। वैसे अभी तक मैंने आपको हायर परचेज ही पढ़ाया है, आपको पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको हायर परचेज पढ़ाया है। AS19 तो लेकर आऊंगा इसके अंदर, अभी मैं घुसाऊंगा अभी इसमें। AS19 इसको रिफाइन करेगा, बस पॉलिश करेगा कि कहां कहां कैसे कैसे लिखना है। लेकिन क्या आपको AS का इंटेंट समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई रेंट एग्रीमेंट है, रेंट भी दो तरीके के, कौन कौन से? कौन कौन से? अरे बोलो कौन कौन से? या तो फाइनेंस लीज होगी या ऑपरेटिंग लीज होगी। फाइनेंस लीज को आप मन में क्या पढ़ोगे? सेल परचेज ट्रांजैक्शन है। ऑपरेटिंग लीज को क्या पढ़ोगे? सिंपल ऑर्डिनरी रेंट एग्रीमेंट है। बेटा क्लियर है? और ये मानते हुए आप अकाउंटिंग शुरू करोगे अपनी। क्लियर है बात? बेटा ठीक है, चलो एक काम करो। अब मैं एक काम ये चाह रहा हूं, ऑल्दो इसको करना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूंगा आप ना हेडिंग डालो जरा, ऑपरेटिंग लीज, लेसर और लेसी की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, थोड़ा आइडिया के लिए बस। बाद में ये रियलिटी नहीं है, ये सब नहीं करना हमें। अमाउंट वाउंट सब चेंज हो जाएंगी, लेकिन जब आप रिवाइज करोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी आपको, शुरुआत कहां से हुई थी। तो दो तरीके की है ऑपरेटिंग लीज, डालो हेडिंग। लेसर क्या करेगा, लेसी क्या करेगा, और फाइनेंस लीज उसमें लेसर क्या करेगा और लेसी क्या करेगा। थोड़ा सा आइडिया, बस थोड़ा सा सिर्फ आइडिया। लो बेटा ये भी नोट को, सब फर्क है ये। इसका AS से कोई लेना देना फिलहाल खास नहीं है, करेंगे यही सब, लेकिन ये बहुत पॉलिश्ड वर्जन नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा सा ढांचा खड़ा किया है मैंने आपके दिमाग में सेट करने के लिए कि आप ना ऑपरेटिंग लीज बोलते ही रेंट एग्रीमेंट समझ में आए आपको, और फाइनेंस लीज बोलते ही आपकी आत्मा चीखे कि ये सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है।
बस वो दिमाग में वर्ड सेट कर रहा हूं अभी मैं आपके, बहुत सारी चीजें आएंगी क्योंकि अभी और। लिखिए बेटा, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करते हैं। आप एक काम करिए, नेक्स्ट पेज से लिखिएगा और लिखने के बाद कुछ बातें लिख लेंगे, कुछ और लिखवानी है तो उसके बाद 2-3 पेज छोड़कर तब काम करिएगा जो भी करेंगे तो, ठीक है। थ्योरी इकट्ठी कर लेंगे सारी एक साथ, नोट्स 4 पेज लगेंगे मेरे को और फिर बाद में करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो सारी चीज़ एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी। लिखना शुरू करिए फटाफट से। AS 19 अकाउंटिंग फॉर लीज, कुछ बातें थोड़ी सी लिख पा रहा हूँ बस। AS 19 लिखें पहला, लीज का मतलब। AS 19 ने डिफाइन किया है लीज को, लिखें। अ लीज इज एन एग्रीमेंट whereby one party कौन, लिखो ब्रैकेट में, लेसर, वन पार्टी लेसर गिव्स द राइट एक पार्टी है, कौन है नाम उसका बेटा, लेसर, वो राइट देगी किस चीज का, टू यूज एन एसेट टू अनदर पार्टी। अच्छा, इस दूसरी पार्टी को क्या नाम दिया मैंने, लेसी। फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऑन रेंट। सरल डेफिनेशन है बिल्कुल,
सिंपल सी डेफिनेशन है, लीज एक एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी ने अपनी एसेट को यूज करने का अधिकार दूसरी पार्टी को दिया एक समय सीमा के लिए और बदले में रेंट लेने के लिए। ठीक, नेक्स्ट लिखें हेडिंग टाइप्स ऑफ लीज। टाइप्स ऑफ लीज लिखें। फर्स्ट पॉइंट कौन सा बेटा, हम सिर्फ फाइनेंस लीज पढ़ेंगे और ऑपरेटिंग लीज में पता डेफिनेशन लिखूंगा मैं, लीज विच इज नॉट अ फाइनेंस लीज इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीज। ठीक, यानी अगर ये फाइनेंस लीज वाली लीज नहीं है, खरीद बेच की ट्रांजैक्शन नहीं लग रही, तो फिर ये ऑर्डिनरी लीज है, ऑपरेटिंग लीज है। तो सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, फाइनेंस लीज। पूछो मुझसे सर किस तरीके की ट्रांजैक्शंस को आप फाइनेंस लीज बोलोगे, तो मैंने भी ये इससे पूछा भाई किसे कहेंगे फाइनेंस। मतलब देखो 5 इंडिकेटर्स हैं, कोई डेफिनेशन नहीं है कि ऐसा ऐसा हो तो फाइनेंस लीज हो, नहीं ना, सिर्फ कुछ इंडिकेटर्स हैं, संकेत हैं। अगर वो आपको लग रहा हो कि उस जैसे संकेत ट्रांजैक्शन से मिल रहे हैं तो आप उसे फाइनेंस लीज मान लेना, और अगर फाइनेंस लीज नहीं है तो ऑटोमेटिकली कौन सी हो जाएगी, ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज की डेफिनेशन है ही नहीं, वो डेफिनेशन ही है कि जो फाइनेंस नहीं होगा वो ऑपरेटिंग होगा। अब सुनो, आप बताना मुझे कि आपको फाइनेंस लीज लग रही है या नहीं लग रही, लिखना इसमें। चलो, फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स following are the indicators of finance lease। सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, 5 साल के लिए ट्रक ले जाओ किराए पर, 5 साल तक लीज रेंट मुझे देते रहना, ट्रक की लाइफ भी 5 साल ही है, 5 साल बाद आप इसके ओनर बन जाओगे। शर्त है, हमने जो रेंट एग्रीमेंट किया उसमें शर्त लिखी मैंने कि 5 साल तक बस रेंट दे दो मुझे, 5 साल तक रेंट दे दो मुझे, 5 साल के बाद आप ऑटोमेटिकली इसके ओनर बन जाओगे। लग रहा है नॉर्मल रेंट है, ये नहीं है, तो 5 साल के बाद क्यों बना रहा हूं ओनर मैं आपको, असल में 5 साल में शायद इतना पैसा आ जाएगा कि मेरी कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों रिकवर हो जाएंगे। बोलो बेटा, मैं आपको आज मालिक क्यों नहीं बना रहा, कल को मेरे इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल की दिक्कत ना आ जाए। बोलो हाँ, 5 साल बाद तो मेरा सारा पैसा रिकवर हो गया, अब आप ओनर बन जाओ। जैसे समझो कार खरीदी आपने, इंस्टॉलमेंट देनी शुरू की, उसकी इंस्टॉलमेंट तो 3 साल की है, कार तो चलेगी 8 साल। बोलो बेटा, अब कार वाले क्या कह रहे हैं, कंपनी वाले, कि भाई ये कार मैं आपको किराए पर दूंगा और 3 साल बाद आप ऑटोमेटिकली ओनर बन जाओगे, बस 3 साल तक किराया दे देना, ऐसा बोल रहे हैं। तो लग नहीं रहा आपको, अच्छा ये 3 साल के किराए में ना कार की कॉस्ट और इंटरेस्ट सब रिकवर हो जाएगा, 3 साल बाद कार चलेगी तो आपकी चलती रहेगी, आप मालिक बन गए। क्या आपको इसमें से बू नहीं आ रही कि ये रेंट एग्रीमेंट है ही नहीं? बोलो बेटा, किस चीज की आत्मा चीख चीख कर बोल रही है इसको कि भैया सेल परचेज है। बोलो बेटा, तो अगर ऐसा इंडिकेशन हो कि भाई लीज टर्म के बाद आप ओनर बन जाओगे, तो ये रेंट एग्रीमेंट है ही नहीं। ये कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है, सेल परचेज की बात है। बेटा क्लियर है बात? लिखो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट
एट द एंड ऑफ, ये इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कई बार, इंडिकेटर्स के ऊपर ही, पर इंडिकेटर्स लिख दो। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? कार चलेगी 5 साल, 3 साल बाद ऑटोमेटिकली आपको मालिक बना दूंगा, तो ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा, वो 3 साल में पैसा सब रिकवर हो जाएगा, इसलिए आप मालिक बना रहे हो, उसके बाद यूज करते रहना, कोई रेंट नहीं देना आपको। तो ये ऑपरेटिंग लीज था ही नहीं, ये रेंट एग्रीमेंट था ही नहीं, इसकी आत्मा बोल रही है कि ये सेल परचेज की ट्रांजेक्शन थी, यानी फाइनेंस लीज थी, उसके मुताबिक एंट्री करेंगे। ठीक, वो क्या एंट्री होंगी बाद में देखेंगे, पता नहीं, मुझे थोड़ा आइडिया दिमाग में है कि वो सेल परचेज की एंट्रियां कैसे होती हैं, लेकिन रियलिटी और बाद में देखेंगे। आगे बढ़ूं बेटा, आगे दूसरी बात सुनो। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो एसेट ले जाओ किराए पर, 4 साल यूज कर लेना। मैं बता रहा हूं आपको, एक ऑप्शन दे रहा हूं, 4 साल बाद इस एसेट का भाव मार्केट में वैसे 10 लाख रुपए रहेगा, मैं आपको 1 लाख में दे दूंगा। क्यों दे दोगे भाई? कुछ और दाल में काला है? दाल में काला है, इसका मतलब आपने 4 साल में पूरे पैसे ले लिए, शायद लगभग सारे ही पैसे ले लिए एसेट के। बेटा समझ में आ रही है बात? क्या कहा मैंने कि मैं आपको एसेट, आपके पास ऑप्शन है, आप खरीद लेना एसेट 4 साल बाद एट अ प्राइस लोअर देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एट दैट टाइम। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? तो नॉर्मल रेंट में कहां होता है ऐसा? रेंट में छोड़ना होता है ये, भाई किराया दो, एसेट यूज करो, जब एसेट वापस कर दोगे तो किराया बंद हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन अगर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, अगर ऐसे संकेत दिख रहे हैं आपको एग्रीमेंट में, तो समझ जाना कि वो क्या है। लिखो सेकंड पॉइंट, लेसी हैज द ऑप्शन to purchase asset at a price lower than the value of asset at the end of lease term। तीसरा पॉइंट लिखें, lease term is for the, लीज टर्म जो है वो आपका इज फॉर द मेजर लाइफ, मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट। लिख लो उसको, अभी पढ़ लेते हैं दोबारा से एक बार, उसके बाद डी पॉइंट, ये नहीं समझ में आएगा अभी। एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, इंसेप्शन क्या होता है बेटा? स्टार्टिंग, बिगिनिंग। एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, ये सारी टेक्निकल वर्ड्स हैं हम। The present value of minimum lease payments, ब्रैकेट में लिखो MLPs, covers the substantial fair value
ऑफ द एसेट। लिख लो, अभी बात करते हैं अभी। और लास्ट पॉइंट, लास्ट संकेत, लीज एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर such that only lessee can use it without major modification. Without major modification. Lease asset is of specialized nature such that only lessee can use it without major modification. Without major modification. नेक्स्ट लिख लो हाथ के हाथ पहले। सेकंड पॉइंट कौन सा सेकंड पॉइंट था? फाइनेंस लीज के बाद ऑपरेटिंग लीज। लिख लो पहले एक लाइन और। सेकंड पॉइंट आ गया मेन, ऑपरेटिंग लीज। बेटा किसे कहेंगे ऑपरेटिंग लीज? लीज अदर देन फाइनेंस लीज। खत्म जी आज की चर्चा। इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे एक बार और बस दोबारा। तो बोल रहा है कि जी जो भी लीज है, रेंट एग्रीमेंट है, वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो ऑपरेटिंग लीज होगा या फाइनेंस लीज होगा। ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या है? अगर सरल शब्दों में बात करें तो नॉर्मल जेन्युइन रेंट एग्रीमेंट जो है। और फाइनेंस लीज क्या है कि देखने में रेंट एग्रीमेंट लग रहा है लेकिन उसकी आत्मा बोल रही है कि सेल परचेज है। सब्सटेंस तो बोल रहा है, रियलिटी तो बोल रही है कि सेल परचेज है। फॉर्म बोल रहा है, यानी लीगल फॉर्म बोल रहा है कि रेंट एग्रीमेंट है। ठीक, तो ऐसे का नहीं भाई, अगर ये सब्सटेंस को हम प्रायोरिटी देंगे ओवर द लीगल फॉर्म, तो इसलिए अगर वो फाइनेंस लीज है तो उसे फाइनेंस लीज यानी सेल परचेज मानते हुए रिकॉर्ड करना ज्यादा बेहतर रहेगा, ना कि रेंट ट्रांजैक्शन मानते हुए रिकॉर्ड करना। फिर मैंने कहा अच्छा मैं पहचानूंगा कैसे कि ये लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग है? बोला देखो जो भी फाइनेंस लीज ना हो वो ऑपरेटिंग होगी। अच्छा मैंने कहा फिर फाइनेंस किसे माने? बोला जो ऑपरेटिंग ना हो फाइनेंस होगी। ठीक है, नालायक, ऐसा थोड़ा होगा। फाइनेंस किसको मानेंगे? बोला उसके लिए 5 शर्तें हैं, इंडिकेटर्स हैं। अगर 5 में से कोई एक भी संकेत आपको मिल रहा हो एग्रीमेंट में तो उसे क्या मान लेना आप? फाइनेंस लीज। पहला जैसे क्या बताया मैंने आपको कि भाई एग्रीमेंट 3 साल का है, 3 साल के बाद वो पता नहीं कितने साल चलेगी एसेट, 3 साल के बाद आप ऑटोमेटिकली मालिक बन जाओगे, या 3 साल के बाद आपको मालिक बनने का ऑप्शन है और कम पैसों में। मार्केट में भाव 10 लाख होगा, आपको मैं 1 लाख में ही दिलवा दूंगा। ठीक, अगर ऐसा ऑप्शन आपके पास है तो भी वो रेंट तो नहीं दिख रहा मुझे, कुछ दाल में काला नजर आ रहा है मुझे, तो ये फाइनेंस लीज मान लेना। मैंने कहा कि भाई आप ना लगभग सारी ही एसेट को मेजॉरिटी लाइफ आप ही यूज करोगे। मेजॉरिटी लाइफ कितनी होती है नहीं बताया है इसने, नहीं बताया, लेकिन मेजॉरिटी किसे मानते हैं हम वैसे? 50% प्लस को। लगभग अगर आधी से ज्यादा लाइफ आप ही यूज करने वाले हो, अगर आधी से ज्यादा लाइफ आप ही
931060। जी, तो अगर क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अगर मेजॉरिटी लाइफ के लिए मैंने एसेट को आपको लीज पर दे दिया है, सर ये मेजॉरिटी लाइफ किसे, मैंने एएस में ढूंढा मेजॉरिटी लाइफ क्या होती है जी, बोला हमें नहीं पता मेजॉरिटी, हमने लिख दिया सबने मेजॉरिटी लाइफ, हम क्या मानेंगे अपने लिए, बोलो बेटा, कभी जरूरत पड़ जाएगी तो हम क्या मानेंगे, कहाँ गया पॉइंट, मेजर पार्ट, ये है ना, लिख लो उसके ऊपर, मेजर पार्ट का मतलब 50% प्लस, कहीं लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा ऐसा, लेकिन अपनी समझ के लिए बता रहा हूं मैं कि अगर मैंने एग्रीमेंट किया और मेजॉरिटी लाइफ आप ही यूज करने वाले हो, वो एसेट चलेगी 10 साल, उसकी क्या है, इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है, और मैंने कितनी साल उसकी यूजफुल लाइफ है, 8 साल, तो भाई सारी आप ही यूज करने वाले हो, मेजॉरिटी लाइफ आप ही यूज करने वाले हो, तो ये रेंट वेंट नहीं है, ये कौन सी मानोगे आप, फाइनेंस लीज मानोगे, क्लियर है बात। या एसेट कुछ इस प्रकार की है स्पेशलाइज्ड नेचर की कि आप ही यूज कर सकते हो उसे विदाउट एनी मेजर मॉडिफिकेशन, यानी क्या मतलब हुआ, वो बनाई आपके लिए है मैंने, जब आपके लिए बनाई है तो भाई किराए के लिए देने की तो नहीं बनाई मैंने आपको, फिर तो आपने खरीदना ही होगा, वो तो कोई और बात फंस गई होगी जिसके चलते अब क्या हुआ, मिनी मेट्रो चलती है ना, ये आपने क्या किया, आपने कंपनी से कहा कि भाई एक काम करो, इससे ना सीट मत लगाओ, इस पर ना पीछे वो लगा दो लोडर, कवर्ड करके बारिश में सामान भरने काम आए, बेटा क्लियर है बात, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो तो बनाई ही आपके लिए है मैंने, वो अलग बात है कि आपसे मैं किश्तों में रेंट के नाम पर पेमेंट ले रहा हूं, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप आत्मा देखोगे ट्रांजैक्शन की तो दिस इज अ सेल परचेज ट्रांजैक्शन, दिस इज अ सेल परचेज ट्रांजैक्शन, बेटा क्लियर है। तो ये देखो, लीज एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर सच दैट ओनली लेसी कैन यूज इट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन, थोड़ी बहुत आप बदलाव कर लेना चाहे फिर, लेकिन मैंने स्पेशलाइज नेचर की आपके हिसाब से ही बनाई है। एक पॉइंट छोड़ दिया मैंने अभी जो डिस्कस नहीं किया, क्या था, एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज कवर्स द सब्सटैंशियल फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। बड़े सारे शब्द हैं एक्चुअली इसमें, इंसेप्शन, प्रेजेंट वैल्यू, एमएलपीज, फेयर वैल्यू, इन सब की अलग अलग बात करनी पड़ेगी, तब इस पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। ठीक, तो आई होप यहां तक की बात क्लियर है। ठीक, आराम से इसी को एक बार ओवरव्यू लीजिए, इसके आगे चर्चा और शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।